नाइट मोड पे रखिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का फोटोग्राफ या वीडियोग्राफी करना मना है। मना है वे। ओके। इसका फोन जाएगा। नमस्कार, रामन साइंस सेंटर के साइंस वाले स्पीयर के शो में आप सभी का स्वागत है। ये छोड़ो यार बाबा। आप में से कोई स्पेस में गया है क्या? कोई भी नहीं गया? चांस ही नहीं मिला ना। चांस ही नहीं मिला। सपने में गए हैं आप लोग? हाँ, सपने में चले जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सपने में स्पेस में जाके आए हैं। लेकिन अभी आप सभी लोग जहाँ पर बैठे हैं, यह हमारा स्पेशली डेवलप किया हुआ एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है रामन 2.0। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि विद इन सेकेंड्स आपको स्पेस में पहुंचाएगा। तो आप सभी लोग रेडी है स्पेस में जाने के लिए? हाँ, देखिए, जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले काउंटडाउन स्टार्ट होता है ना। तो हम भी यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी आंखें अच्छे से बंद करनी है। जब तक आप लोग अपनी आंखें अच्छे से बंद नहीं करेंगे, ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च नहीं होगा। ये बहुत ही सेंसिटिव है और बातें नहीं करनी आपको, प्लीज। सो प्लीज क्लोज योर आईज। 3, 2, 1, 0 एंड सी। क्या है ये? सन। देखिए, सन के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। इसके कोर का टेम्परेचर इससे भी ज्यादा, लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक। तो इतनी ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा टेम्परेचर सूरज के पास आता कहाँ से है? इसके कोर में एक रिएक्शन निरंतर चलते रहता है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम कोलाइड होकर एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं, जो कि ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वही एनर्जी, वही हीट हमारी अर्थ पर सोलर रेडिएशन के रूप में आती है। देखिए, जितनी ज्यादा एनर्जी है सन के पास, यह उतना ही विशाल है। सन हमारे सोलर सिस्टम का 98% तक के एरिया कवर करता है, इतना बड़ा है। साथ साथ सन के पास बहुत सारी ग्रेविटी भी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और उसी ग्रेविटी की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। हम सन को स्टार कहते हैं, सूरज को तारा कहा जाता है। क्यों कहते होंगे इसे तारा? खुद का लाइट होता है उसको। यस, इट हैज इट्स ओन लाइट। सन सेल्फ ल्यूमिनेटिंग है, सूरज स्वयं प्रकाशित है, और इसी वजह से इसे तारा कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को। क्या है ये? अर्थ है ये, सही में? अर्थ भी नहीं है और चांद भी नहीं है, मून भी नहीं है। मंगल। सारे ग्रह के नाम बता देंगे आप लोग, है ना। देखिए, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है, मरकरी, बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह है ये, साथ साथ सूरज से सबसे नजदीक वाला ग्रह भी है। कुछ गड्ढे नजर आ रहे हैं आपको इसकी सतह पर? देखिए, ये इसके सरफेस पर पाए जाने वाले क्रेटर्स हैं। मेटेओराइट इसकी सरफेस पर आकर टकराते हैं और बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं, जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि मरकरी पर रातें बर्फीली होती हैं और दिन बहुत ज्यादा गर्म। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्लैनेट दिन में आने वाली सोलर रेडिएशन को बहुत सारी मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, और वही टेम्परेचर यह प्लैनेट रात तक रिटर्न नहीं कर पाता, उसे पकड़ कर नहीं रख सकता, और इसी वजह से इसके रात का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, करीब करीब -180 डिग्री सेल्सियस तक के। तो क्या मरकरी पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट को। वीनस, शुक्र ग्रह। देखिए, हम इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। इसे स्टार कहा जाता है, शुक्र तारा इसे बोलते हैं, पर ये स्टार है क्या? नहीं, यह एक प्लैनेट है। तो इसे स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ही ब्राइटनेस नजर आता है, पर इसके पास की खुद की लाइट न होने के कारण इसे हम स्टार नहीं बोल सकते। ये व्हाइट पैचेस आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, ये इसके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। ये बादल एक क्लाउड सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसी वजह से वीनस हमें ब्राइटेस्ट नजर आता है। साथ साथ वीनस हमारे सौर मंडल का हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म ग्रह है।
टेक्निकली मरकरी सबसे हॉटेस्ट होना चाहिए था, क्योंकि वह सूरज से सबसे नजदीक है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। और अब अगर वीनस के पास एटमॉस्फेयर है, तो इसके एटमॉस्फेयर में ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा हॉट है? पापा हमारे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कब बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? वाला चीटिंग कर रहा है। कार्बन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो जो वीनस है, इसके एटमॉस्फेयर में 98% तक के सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो कि सोलर रेडिएशन को बहुत सारी मात्रा में एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करके रखता है। पापा रात और इस वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सौर मंडल के सबसे खूबसूरत प्लैनेट को। पृथ्वी खूबसूरत है ना हमारी पृथ्वी। देखिए, जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें ये नीले रंग की दिखाई देती है, ब्लू कलर की दिखाई देती है, और इसी वजह से इसे नीला ग्रह या ब्लू मार्बल के नाम से जाना जाता है। तो अर्थ हमें ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? दिखाई नहीं देगा। क्योंकि हमारे अर्थ का जो सरफेस है वह 71% वाटर से कवर है और 29% लैंड है। इतना ज़्यादा सरफेस वाटर से कवर होने के कारण ही पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। साथ साथ पृथ्वी को हमारे सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एकमेव ऐसा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जीवन पाया जाता है। तो पृथ्वी पर ही क्यों लाइफ एग्जिस्ट करती है? ऐसा क्या है पृथ्वी पर? एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, ग्रेविटी है, और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए क्या है? प्लांट्स है, ट्रीज है, जो कि जमीन पर उगते हैं। हमारे अर्थ का सरफेस रॉकी मटेरियल्स, मेटल से बना हुआ है। साथ साथ अर्थ गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। ये सूरज से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है। देखिए, लाइफ के लिए इतनी सारी अनुकूल परिस्थितियाँ हमारे अर्थ पर पाई जाती है और इसी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। देखिए, आपको अर्थ अपने एक्सिस पर कुछ टिल्टेड दिखाई दे रही होगी। अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, झुकी हुई है, और इसी वजह से हम अर्थ पर सीजनल वेरिएशन यानी कि ऋतु परिवर्तन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन। हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट पाया जाता है, क्या कहते हैं उसे? मून। तो चलिए देखते हैं अर्थ के मून को। खूबसूरत है ना मून? चंद्र चंद्र हम पृथ्वी पर से मून का एक ही फेस देख सकते हैं, एक ही साइड देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मून हमारे अर्थ के साथ टाइटली लॉक है। इसका ये मतलब होता है कि इसका रोटेशन पीरियड, मतलब अपने एक्सिस के अराउंड घूमने का समय, और रिवॉल्यूशन पीरियड, हमारे अर्थ के अराउंड घूमने का समय लगभग सेम होता है। और इसी वजह से हम पृथ्वी पर से चांद का सिर्फ और सिर्फ 59% एरिया ही देख सकते हैं। देखिए, ये जो बहुत ही ब्राइटेस्ट पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जिसे हम लूनार हाईलैंड के नाम से जानते हैं, ये पोर्शन हम पृथ्वी पर से नहीं देख सकते। और ये जो डार्केस्ट पोर्शन है, जिसे हम मारिया के नाम से जानते हैं, ये पोर्शन हम पृथ्वी पर से देख सकते हैं। सबसे पहले चांद पर कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो देखिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट्स अभी भी चांद पर जैसे के वैसे पाए जाते हैं। तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? यस, इट इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। चांद पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है और इसी वजह से उनके फुटप्रिंट्स वहां पर प्रिजर्व हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट को, मार्स, द रेड प्लैनेट, मंगल ग्रह। ये हमें रेड कलर का दिखाई देता है ना? तो क्यों रेड कलर का दिखाई देता है? इसकी मिट्टी लाल है, इसकी मिट्टी ही लाल है आयरन ना? आप सभी ने रस्टेड आयरन देखा होगा, जंग चढ़ा हुआ लोहा, जो कि हमें थोड़ा सा रेडिश कलर का नजर आता है। तो ये जो मार्स है, इसके सरफेस की मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और इसी वजह से हमें ये रेड कलर का दिखाई देता है।
पता नहीं। हमारी अर्थ पर हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, है ना। देखिए मार्स पर भी एक माउंटेन पाया जाता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाने वाला हाईएस्ट माउंटेन है। ये जो रेड डॉट आप सभी को दिखाई दे रहा है यह एक माउंटेन है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। इसका दूसरा और एक नाम है निक्स ओलिम्पिया। और ये माउंटेन हमारे अर्थ पर पाए जाने वाले माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसकी हाइट करीब करीब 22,000 मीटर तक है। और पहले यह एक एक्टिव वोल्केनो हुआ करता था, पर अब अपनी इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं, 2 मून पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्स के मून्स को। पहला है फोबोस। देखिए ये बहुत ही रफ शेप का दिखाई देता है। और दूसरा है डेमोस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट को। जुपिटर, गुरु ग्रह, द ग्रेटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है ये। और ये प्लैनेट पूरा का पूरा गैसेस से बना हुआ होता है। और देखिए यह प्लैनेट अपनी एक्सिस पर बहुत ही तेजी से रोटेट होता है इस तरह से। और इसी वजह से इसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे तूफान पाए जाते हैं। देखिए जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यह जुपिटर पर पाया जाने वाला एक तूफान है। और ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें हमारे पृथ्वी जैसे करीब करीब 2 से 3 ग्रह फिट हो सकते हैं। इतना बड़ा सिर्फ ये अकेला तूफान है। तो सोचिए पूरे जुपिटर में हमारे पृथ्वी जैसे कितने ग्रह फिट हो सकते हैं। एनी गेस? 1000। यस, 1000 इज ए गुड गेस। और कोई बताना चाहेगा? ये पूरा जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें हमारे पृथ्वी जैसे करीब करीब 1300 और फिट हो सकती है। 1300 पृथ्वियाँ इसमें फिट हो सकती है। इतना बड़ा है ये जुपिटर। और जितना ये बड़ा है उतनी ही इसके पास ग्रेविटी भी, गुरुत्वाकर्षण बल है। और उसी ग्रेविटी की वजह से यह प्लैनेट हमारे अर्थ की तरफ आने वाले मीटरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पर आकर टकराने वाले होते हैं और विध्वंस करने वाले होते हैं, उनको यह अपनी ग्रेविटी की मदद से खुद की ओर अट्रैक्ट करता है। और इस तरह से यह हमारी अर्थ की रक्षा करता है। और इसी वजह से इसे पृथ्वी का बड़ा भाई या बॉडीगार्ड ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर के कुल 96 मून्स पाए जाते हैं। इसके 4 मून्स ऐसे हैं जिनकी खोज सर गैलीलियो गैलीली की थी। और इसी वजह से हम उन चारों मून्स को गैलीलियस मून्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गैलीलियस मून्स को। पहला है आयो। देखिए ये दिखने में बहुत ही कलरफुल दिखाई देता है, अट्रैक्टिव दिखाई देता है, पर बहुत ही खतरनाक है। इसकी सरफेस पर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं, ज्वालामुखी जिसे हम बोलते हैं। साथ साथ लावा की नदियाँ भी पाई जाती है। और जो एक्टिव वोल्केनोस है वह कंटिन्यूसली सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड इरप्ट करते रहते हैं। दूसरा है यूरोपा। कुछ स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको? ये इसके सरफेस पर पाए जाने वाली बर्फ की नदियां हैं। और तीसरा है गैनीमेड, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाने वाला हाईएस्ट सबसे बड़ा है। और चौथा है कैलिस्टो। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट को, सैटर्न। सैटर्न है क्या ये? लेकिन रिंग नहीं है ना। सैटर्न को रिंग रहती है। आपने सैटर्न की फोटोज देखी होगी। देखिए ये सैटर्न ही है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पर रिंग प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और ये भी पूरा का पूरा गैसेस से बना होता है। और देखिए कल्पना की जाए, हालांकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और सैटर्न को उठाकर पानी में रखते या किसी बहुत बड़े समंदर में रखते
तो ये पानी पर तैरना स्टार्ट कर देगा। इट विल बी फ्लोट ऑन वाटर। तो क्या होगा इसे? कौन सी चीज पानी पर तैरती है? लाइट वेटेड होनी चाहिए और साइंटिफिक रीजन। हाँ यस, जिसकी डेंसिटी पानी से कम हो वह चीज पानी पर तैरती है। तो जो सैटर्न है इसकी डेंसिटी पानी से 74% तक के कम है और इसी वजह से सैटर्न को उठाकर पानी में रखते हैं तो ये पानी पर तैरना स्टार्ट कर देगा। पर ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई सैटर्न को उठाए और पानी में रखे? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिक ही है। हमारे सौर मंडल में सैटर्न शनि ग्रह के ही सबसे ज्यादा चांद पाए जाते हैं और इसी वजह से इसे चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है। सैटर्न के कुल 146 मून्स पाए जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मून होता है जिसे हम टाइटन के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट को। कौन सा प्लैनेट है ये? यूरेनस। आपको ठंडी लग रही होगी है ना, क्योंकि आप ठंडे ग्रह के पास आए हैं। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह है, द कोल्डेस्ट प्लैनेट। कौन से कलर का दिखाई दे रहा है आपको? ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है ना। ये हमें ब्लूइश कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस पाया जाता है। तो मीथेन गैस है वह क्या करता है, सोलर रेडिएशन में से आने वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट को इमिट करता है, रिफ्लेक्ट करता है और इसी वजह से यह हमें ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। इसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। हुआ ऐसा कि हमारे अर्थ के साइज की एक सेलेस्टियल बॉडी इसकी सरफेस पर आकर 2 बार टकराई और उसी टकराने की वजह से, उसी कोलिजन की वजह से जब प्लैनेट अपने एक्सिस पर कुछ इस तरह से 98 डिग्री से टिल्टेड हो गया, झुक गया और जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट होता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, उसके ऊपर क्या एक व्हील की तरह, एक पहिए की तरह दिखाई देता है और इसी वजह से इसे रोलिंग प्लैनेट या क्राउलिंग प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट को, नेपच्यून। देखिए नेपच्यून को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे रिचेस्ट प्लैनेट माना जाता है, सबसे अमीर ग्रह कहा जाता है इसे। तो उसे अमीर क्यों कहते होंगे? क्या होती है? हम अमीर किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, है ना। तो क्या नेपच्यून के पास बहुत सारा पैसा है क्या? क्या है फिर? यस, इट रेन्स डायमंड्स ऑन नेपच्यून। नेपच्यून पर डायमंड्स की बारिश होती है, हीरो की बरसात होती है इसकी सतह पर। तो कैसे होती है हीरो की बरसात? देखिए इस प्लैनेट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है और इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस पाया जाता है। तो मीथेन के कार्बन के मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं और डायमंड्स के क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। वही क्रिस्टल्स इसकी सरफेस पर डायमंड्स के रूप में बरसते हैं। तो आप में से किसी को जाना है नेपच्यून पर डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए? किसे जाना है? जस्ट रेज योर हैंड्स। अच्छा, सभी को जाना है। तो आप सभी को खुद का इंश्योरेंस निकाल के जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप नेपच्यून तक जाएंगे और इसके एटमॉस्फेयर में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आप एकदम से बर्स्ट हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे आपके, इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस प्लैनेट पे। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे अर्थ पर इतना फ्यूल ही नहीं है कि हम नेपच्यून तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं हमारी शो की लास्ट स्लाइड को। क्या ये? प्लूटो। देखिए प्लूटो पहले प्लैनेट की कैटेगरी में आता था, पर बाद में इसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकालकर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो क्या गुनाह किया होगा इसने? कुछ तो गुनाह किया होगा ना। देखिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट्स को कैटेगराइज करने के लिए 3 रूल्स बनाए थे। तो पहला रूल ये था कि प्लैनेट वो है जो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये पहले रूल को फॉलो करता है। हमारे सोलर सिस्टम का स्टार सन उसके अराउंड रिवॉल्यूशन करता रहता है। दूसरा रूल ये था कि प्लैनेट का एक स्फेरिकल शेप होना चाहिए, उसके कोर पे इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वह अपना एक स्फेरिकल शेप मेंटेन कर सके। इसका स्फेरिकल शेप है, जिसके कोर में इतनी ग्रेविटी भी है, इसका अपना एक स्फेरिकल शेप
मेंटेन किया हुआ है। तीसरा रूल ये था कि संगीत होती होगी। प्लैनेट की एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट होनी चाहिए, एक स्वतंत्र कक्षा होनी चाहिए। चलने जाना है। अब प्लूटो की एक स्वतंत्र कक्षा तो है, लेकिन प्लूटो करीब करीब 22 साल तक नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करता था, और इसी वजह से इसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकालकर वह प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। इसी के साथ हमारा साइंस और स्पेस का ये शो यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आप सभी को शो पसंद आया होगा।